अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जी हमारे पास ये 12th लेक्चर है और आज इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे इफ़ेक्ट्स और जो एलिमिनेशन रिएक्शंस को इफ़ेक्ट करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। और कभी नंबर 1 पे हमने स्टडी करना है जी आज इफ़ेक्ट्स ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर के अंदर इफ़ेक्ट ऑफ रिएक्टिविटी कि अगर आपके पास सबस्ट्रेट की जो स्ट्रक्चर आपके पास है अगर उसको चेंज करें तो रिएक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके अंदर ये कहता है कि जी द कार्बन कंटेनिंग द न्यूक्लियोफ्यूज। अब न्यूक्लियोफ्यूज के बारे में बेटा आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भी ऐसी स्पीशीज जो लीव करने के साथ साथ अपना इलेक्ट्रॉन भी लेकर लीव करेगी। इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफ्यूज इज रेफर्ड टू एज अल्फा कार्बन। ठीक है, हमेशा वो अल्फा कार्बन के ऊपर आपका न्यूक्लियोफ्यूज अटैच होगा। And the carbon that loses the positive species usually a proton is preferred as the beta carbon। ये बातें पढ़ी हैं हमने पिछले भी। Groups attached to alpha or the beta carbon can exert at least 4 kind of influences। ठीक है, अब अल्फा कार्बन के ऊपर भी की ग्रुप अटैच हो सकता है, आपके बीटा कार्बन के ऊपर भी ग्रुप अटैच हो सकता है। अब ये ग्रुप डिसाइड करेंगे रिएक्टिविटी को आपके पास। तो कहते हैं 4 तरह के इनके इन्फ्लुएंसेस होते हैं आपके पास। नंबर 1, they can stabilize or they destabilize the incipient double bond। ठीक है, जो डबल बॉन्ड बनेगा एक्स के निकलने से, प्रोटॉन के निकलने से, उसको ये स्टेबलाइज भी कर सकते हैं आपके पास, ये डिस्टेबलाइज भी कर सकते हैं। अगर दोनों के दोनों या तो अल्फा के ऊपर कोई लगा हो या बीटा के ऊपर कोई ग्रुप लगा हो। they can stabilize or destabilize an incipient negative charge। नेगेटिव चार्ज बेटा कब बना था? जब कार्बन एनाइन बना था E1CB के अंदर, याद होगा आपको। अफेक्टिंग द एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन। इस केस में सिर्फ बीटा कार्बन वाला ही इन्फ्लुएंस करेगा अगर कार्बन एनाइन बन रहा है। नेक्स्ट है जी दे कैन स्टेबलाइज एंड डिस्टेबलाइज एन इंसिपिएंट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बेटा कार्बन केटाइन है। कार्बन केटाइन का पॉजिटिव चार्ज तब बनता है जब आपका एक्स लीव करता है, और एक्स लीव करता है अल्फा कार्बन के ऊपर से। सो अगर अल्फा के ऊपर कोई आपके पास स्ट्रक्चर लगी हुई है, वही इसको स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज कर सकती है। इसमें बीटा का कोई रोल नहीं आपके पास है। दे कैन एग्जर्ट स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट आपको पता है जी, बल्कि ग्रुप आ जाते हैं तो बल्कि ग्रुप एक अल्फा के ऊपर भी आ सकता है, बल्कि ग्रुप बीटा के ऊपर भी आ सकता है आपके पास। आई होप कि ये 4 पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे आपके पास। ओके जी, अब इन इफेक्ट्स को थोड़ा सा मजीद पढ़ेंगे। कहते हैं इफेक्ट ए एंड डी, फर्स्ट वाला एंड डी वाला, जिसमें दोनों के दोनों अल्फा बीटा इन्वॉल्व हैं। कैन अप्लाई इन ऑल 3 मैकेनिज्म। तीनों के तीनों मैकेनिज्म में अप्लाई कर सकते हैं आपके पास, E1 के अंदर, E2 के अंदर, E3 के, आपके E1CB के अंदर। एनीवेज लास्ट पे कहता है कि स्टेरिक इफेक्ट्स आर ग्रेटेस्ट फॉर द E2 मैकेनिज्म। और E2 मैकेनिज्म के लिए जो हमारा स्टेरिक इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ गया इफेक्ट बी वाला इफेक्ट। हमने बात की थी भी आपके पास सिर्फ बीटा कार्बन, तो बीटा के अंदर कौन से आते हैं? कार्बन एनाइन नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। द इफेक्ट बी डज नॉट अप्लाई इन E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, E1 के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। आगे कहता है इफेक्ट सी, ठीक है, कार्बन केटाइन पॉजिटिव वाला। इट कैन नॉट अप्लाई ऑन दी E1CB। सबको पता है भी E1CB के अंदर कार्बन एनाइन बनेगा, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास कार्बन केटाइन बनेगा, तो उसके हवाले से उसी के इफेक्ट होंगे। ग्रुप सच एज एरोमेटिक ग्रुप C1C इंक्रीज द रेट बाय एनी मैकेनिज्म। ठीक है, एक्सेप्ट परहैप्स वन फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन टू कार्बन बॉन्ड इज नॉट द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हमने पढ़ा था पीछे एविडेंस के अंदर कि आपके पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा लेना है आप लोगों ने, स्लो स्टेप लेना है आप लोगों ने। तो अगर C आपके पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है तो ये उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगा आपके पास, कौन सी मर्जी पोजीशन ले लें आपके पास। हम ए वाले इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ए वाला इफेक्ट इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा जहाँ पे C आपके पास रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं होगा आपके पास। क्लियर होगी ये बात। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज द एसिडिटी व्हेन दी बीटा पोजीशन के ऊपर कोई चीज़ लगी होगी, ठीक है ना। अगर आपके पास CH3 लगा हुआ है आपके पास, यहाँ आपके पास अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो वो क्या करेगा, इस पोजीशन के ऊपर एसिडिटी बढ़ा देगा।
but have little effect in the alpha position unless they also conjugate with the double bond. अगर आपके पास उसमें अल्फा के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तब भी उसको कोई ना कोई इफेक्ट लाजमी करेगी उसकी आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. So that's why bromine, chlorine, CN, TS, NO2, CN, SR in the beta position all increase the E2 elimination. ये सब के सब कौन सा एलिमिनेशन बढ़ाएंगे? E2. जाहिर बात है स्ट्रक्चर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन को पीछे पुल करेंगे, आपका जो X होगा वो इजीली अल्फा से लीव कर जाएगा. उसके बाद जो बेस होगी आपके पास, ठीक है ना, वो प्रोटॉन को निकाल लेगी आपके पास. तो इस तरह आपके पास कौन सा फेवर में आ जाएगा? E2 एलिमिनेशन में. क्लियर होगी ये बात जी? ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी इफेक्ट ऑन E1 वर्सेस E2 वर्सेस E1CV. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा गौर से देखिएगा. अल्फा अल्काइल यानी कि अल्फा के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है या कोई अराइल ग्रुप लगा हुआ है एरोमेटिक का, ग्रुप स्टेबलाइज द कार्बन कैटायन करैक्टर. ये कार्बन कैटायन करैक्टर को स्टेबलाइज कर देते हैं. स्टेबलाइज किस मेथड से करते हैं? हाइपर कंजुगेशन से. अगर आपको हाइपर कंजुगेशन नहीं पता तो आप उसको सर्च कर सकते हैं, हाइपर कंजुगेशन क्या होती है आपके पास, ठीक है. अगर आपने कोई टर्म टॉटोमेरिज्म पढ़ी हुई है तो वो भी आपको इसके अंदर वो हेल्पफुल करेगी. शिफ्टिंग द स्पेक्ट्रम टुवर्ड्स द E1 मैकेनिज्म. आपका जब मैकेनिज्म कार्बन कैटायन बन गया तो मैकेनिज्म तो E1 नहीं होना डेफिनेटली. आगे अगर बीटा अल्काइल ग्रुप आंसर शिफ्ट द मैकेनिज्म टुवर्ड्स द E1, ठीक है, सिंस दे डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ द हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन की एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे, इस वजह से आपके पास E1CV नहीं होने वाला, E1 ही होगा. हाउएवर बीटा अराइल ग्रुप, अगर बीटा के ऊपर आपके पास अराइल ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप शिफ्ट द मैकेनिज्म द अदर वे E1CV, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अराइल अपने अंदर क्या कर लेगा? रेजोनेंस कर लेगा. अब तो प्रोटॉन इजीली अवेलेबल होगा तो पहले प्रोटॉन निकल जाएगा आपके पास. क्लियर होगी ये बात? तो E1CV यहाँ पे फॉलो होगा. नेक्स्ट आपके पास आ गया ऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स इन द बीटा पोजीशन शिफ्ट द मैकेनिज्म टुवर्ड्स द E1CV. तो ये जो 4 पॉइंट आपके पास है ये आपको जस्टिफाई करवा देंगे कहाँ पे आपने E1 करना है, कहाँ पे E2 करना है, कहाँ पे E1CV करना है. ये आपको वहां पे जस्टिफाई कर देंगे क्लियरली वे में. ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जी, एलिमिनेशन होनी है या सब्स्टिट्यूशन होनी है. ये अक्सर कंफ्यूजन रहती है तो उसको बड़ा गौर से देखिएगा. अंडर सेकंड ऑर्डर कंडीशंस इंक्रीज ब्रांचिंग इंक्रीज एलिमिनेशन. अगर आपने अपना रिएक्शन SN2 से करवाना है, सेकंड ऑर्डर से करवाना है और वहां पे आपके पास ब्रांचिंग ज्यादा है तो ब्रांचिंग ज्यादा किसको फेवर कर देगी? एलिमिनेशन को. वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होने वाली है आपके पास, सिंपल सी बात. अच्छा जी, एक टेबल आपके सामने शो करवाया गया है, रिजल्ट ऑन सम सिंपल अल्काइल ब्रोमाइड्स. अल्काइल ब्रोमाइड्स के कुछ आपके पास सबस्ट्रेट लिए गए हैं आपके पास, ठीक है जी. ये भी अल्काइल ब्रोमाइड है, ये आपके पास सेकेंडरी है या टर्शरी आपके पास है, ये लॉन्ग चेन में आपके पास आ गया या एन प्रोफाइल के अंदर आपके पास आ गया. तो सबके सब ये आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड्स आपके पास हैं, ठीक है जी. इनकी अल्कीन बननी है आपके पास, ठीक है. इनकी जो फॉर्मेशन आपके पास है तो इसमें बनता है कि आपके पास 0.9%, मतलब अल्कीन कम बन रही है, सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हो रही है, E1 कम हो रहा है आपके पास, ठीक है. इस तरह ये सब के सब रिएक्शन आपके सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं आपके पास. तो देखें ये स्ट्रेट चेन था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुई है, डबल बॉन्ड नहीं बना, 0.9% बहुत कम है. ये आपके पास बल्कि ग्रुप लग गए आपके पास आपकी, ठीक है ना, ब्रांचेस आ गई. हमने कहा जितनी ब्रांच होगी उतना एलिमिनेशन होगा, तो एलिमिनेशन ज़्यादा हो रही है आपके पास, ज़्यादा ब्रांचिंग ज़्यादा एलिमिनेशन. अब यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, बिकॉज 8.9 आपके पास एलिमिनेशन हो रही है आपके पास. और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे अगेन आपके पास ब्रांचिंग हो रही है, तो यहाँ पे अगेन आपके पास क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रही है. क्लियर होगी ये बात? 2 reasons can be presented for this trend. One is statistical. As alpha branching increases, they usually more hydrogen atom for the base to attack. जितने अल्फा हाइड्रोजन अल्फा आपके पास सब्स्टिट्यूशन बढ़ जाएगी, आपके पास अल्फा के पास ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएगी, उतने ज़्यादा प्रोटॉन अवेलेबल होंगे. जितने ज़्यादा प्रोटॉन अवेलेबल होंगे उतना प्रोटॉन का निकालना, उतना बेस का अटैक करना ज़्यादा आसान होगा आपके पास, ठीक है. ऑन दी अदर हैंड The other is that alpha branching presents steric hindrance. Steric hindrance बढ़ जाएगी तो elimination होगी, substitution नहीं होगी. In case of SN2, ये बात याद रखिएगा, सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ओके जी, under first condition increase alpha branching also increase the amount of the elimination E1 versus SN1, although not so much, and usually the substitution product predominates.
ज़्यादा तो नहीं। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपके पास जो प्रेफरेंस दी जाती है वो सब्स्टिट्यूशन को दी जाती है। बीटा ब्रांचिंग आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द E2 एलिमिनेशन। अगर बीटा के ऊपर ज़्यादा आपने कर लिए जी, ब्रांचिंग कर लिए, तो अगेन इस स्टेप के अंदर आपके पास क्या होगा जी, एलिमिनेशन होगी, सब्स्टिट्यूशन कम होगी। नॉट बिकॉज एलिमिनेशन इज फास्टर बट बिकॉज ऑफ SN2 मैकेनिज्म ग्रेटली स्लो। E2 का रेट तो ज़्यादा नहीं होने वाला, लेकिन SN2 का रेट E2 से भी बड़ा कम होगा आपके पास। Under first conditions to beta branching favor elimination over the substitution probably for the steric reason। बता दी बात मैंने पहले भी आपको। However, E2 elimination forms compounds with charge leaving group are slowed by beta branching। अगर कोई आपके पास ऐसा ग्रुप है जो चार्ज लीव कर जाता है आपके पास, ठीक है, तो बीटा ब्रांचिंग आपके पास क्या होगी, फॉलो किया जाएगा। आपने पहले ZSEF का रूल पढ़ा था आपके पास, ठीक है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास होफमैन रूल आपके पास है। Electron withdrawing groups in the beta position not only increase the rate of the E2 elimination and shift the mechanism toward the E1CB। ठीक है, अगर कोई withdrawing group आ गया तो E1CB फॉलो होगा। ये भी बात अभी हमने पहले पढ़ ली आपके पास है, तो आई थिंक कि आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी अब तक। ओके जी, नंबर 4 पे आपके पास क्या आता है जी, electron withdrawing group in the beta position is not only increases the rate of the E2 elimination and shift the mechanism toward the E1CB। ठीक है, तो ये बात भी अभी हमने पीछे पढ़ ली है, इस लिहाजा से इसका हमने एक और पॉइंट बना दिया स्पेशल करके। ओके जी, अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया इफेक्ट ऑफ द अटैकिंग बेस। अब बात करेंगे बेस कैसे अटैक करती है। नंबर 1 पे, इन द E1 मैकेनिज्म एक्सटर्नल बेसिस इज जनरली नॉट रिक्वायर्ड। E1 के अंदर एक्सटर्नल बेस रिक्वायर्ड नहीं होती, आपका जो सॉल्वेंट होता है वही बेस का काम करता है, अगर आपने E1 मैकेनिज्म का लेक्चर लिया है। आगे कहते हैं हिंट्स, व्हेन एक्सटर्नल बेसिस आर एडेड, जब कभी आप एक्सटर्नल बेस ऐड करेंगे तो आपका जो रिएक्शन आपके पास है वो E2 की तरफ मूव कर जाएगा। स्ट्रॉन्गर बेसिस एंड द हायर बेसिस कंसंट्रेशन कॉजेज द मैकेनिज्म टुवर्ड्स द E1CB। अगर आपने बहुत ही स्ट्रॉन्गर बेस ले ली आपके पास है तो आपका जो रिएक्शन आपके पास है वो E1CB की तरफ मूव कर जाएगा। हाउएवर वीक बेसिस इन द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक कौन सा, इसके अंदर प्रोटॉन नहीं होते, कैन आल्सो बी इफेक्टिव इन द एलिमिनेशन रिएक्शन विद द सर्टेन सबस्ट्रेट E2C। ठीक है, ये आप पॉइंट अभी नहीं पढ़ा तो इसको आप कैंसिल आउट कर दें इस पॉइंट को। नॉर्मल E2 एलिमिनेशन हैज बीन अकम्प्लिश्ड विद द फॉलोइंग बेसिस H2O, NR3, OH नेगेटिव, OAC नेगेटिव, OR नेगेटिव, OR नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, CO3-2, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, I नेगेटिव, CN नेगेटिव, इनऑर्गेनिक बेसिस। ये सब के सब आपके पास क्या किसको फॉलो करेंगे, E2 मैकेनिज्म को, रिएक्शन को करवाएंगे आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी? ओके जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी, एलिमिनेशन होनी है या सब्स्टिट्यूशन होनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। अगेन, स्ट्रॉन्ग बेसिस नॉट ओनली फैसिलिटेट E2 रेदर देन E1 बट आल्सो बेनिफिट एलिमिनेशन रेदर देन द सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि जब कभी स्ट्रॉन्ग बेस आएगी सब्स्टिट्यूशन नहीं होनी, क्या होनी है, एलिमिनेशन होनी है। क्लियर होगी ये बात? With the high concentration of the strong bases in the non-ionizing solvent, biomolecular mechanisms are favored and E2 predominates over the SN2। क्लियर होगी ये बात भी आपके पास कि दो मॉलिक्यूल आपके पास इन्वॉल्व होंगे। अगर आपका जो सॉल्वेंट आपके पास है नॉन आयोनाइजिंग है तो SN2 नहीं होने वाला। At low base concentration or in the absence of the base altogether in ionizing solvent, यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म्स आर फेवर्ड। इस केस में आपके पास SN1 को फेवर मिलेगी और E1 को फेवर नहीं मिलेगी आपके पास, क्योंकि बेस की कंसंट्रेशन क्या है, लो है। इट वॉज पॉइंटेड आउट दैट सम स्पीशीज आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बट वीक बेसिस। ये बात आपने न्यूक्लियोफिलिक आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ ली है आपके पास है कि वो स्ट्रॉन्ग बेसिस तो है बट आपके पास वीक बेसिस है मगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इसके ऊपर आपको एक असाइनमेंट भी देनी चाहिए आई थिंक। The use of these obviously a favor substitution except that acid elimination can predominate if polar aprotic solvent are used। अगर polar aprotic solvent आपने लिया है तो एलिमिनेशन को फेवर मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट बेटा याद करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, ये आपके लिए बड़े काम आने हैं आपके पेपर के अंदर। It has been shown for the base cyanide that in polar aprotic solvent the less the base is encumbered by its counter ion in ion pair the more substitution is favored। ठीक है,
अगर यहाँ पे पोलर प्रोटिक आ गया, ये एक्सेप्शन आ गई है, अगर पोलर प्रोटिक होता तो एलिमिनेशन होनी थी, मगर साइनाइड के केस में आपके पास क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है। क्लियर होगी बात आपके पास? ओके जी, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई बात अगर समझ नहीं आई आप मुझसे पूछें, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी।